AK-47 राइफलें, एक पिस्टल की गई बरामद। सुरक्षा बलों के नाकाम की पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश। विधानसभा चुनावों की सियासी सरगर्मियों ने पकड़ा जोर। भाजपा के दो नेता आज दाखिल करने जा रहे हैं नामांकन। अरविंद गुप्ता व श्यामलाल शर्मा दाखिल करेंगे अपने पर्चे। सांसद अनुराग ठाकुर और तरुण चुग साथ रहेंगे मौजूद। भाजपा की उम्मीदवारों की छठी सूची पर विवाद। उधमपुर ईस्ट के उम्मीदवार के खिलाफ बगावत। आरएस पठानिया को टिकट के विरोध में किया गया प्रदर्शन। पवन खजूरिया निर्दलीय लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। कबाड़ खाने में बदली 2008 में बनी सरकारी बिल्डिंग पर अब कबाड़ियों ने किया कब्जा। यातायात पुलिस के लिए हुआ था बिल्डिंग का निर्माण। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर के लाम इलाके में एलओसी पर सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान बड़े पैमाने पर जारी है। एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था, जिनके कब्जे से 2 AK-47 राइफलें, एक पिस्टल व भारी मात्रा में अन्य गोला बारूद बरामद किया गया था। एलओसी पर अन्य आतंकियों की मौजूदगी की आशंका के चलते सुरक्षा बल वहां बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 18 को शुरू होने वाले विधानसभा चुनावों में खलल डालने के लिए पाकिस्तान हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन सुरक्षा बल उसके हर मंसूबे पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। और नौशहरा सेक्टर की अगर बात की जाए तो वहां पर भी आतंकियों का हमला हुआ, घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसको सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर नाकाम किया और सेना ने प्रहार करते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया है। आपको बता दें, लाम इलाके में ये 2 आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे और इन 2 आतंकियों से AK-47 राइफल, पिस्टल और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ जमशीद मलिक जुड़ चुके हैं। जमशीद, बताइएगा, फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? जमशीद, आप सुन पा रहे हैं? जी रूपाली। जमशीद, बताइएगा, 2 आतंकियों को मार गिराया है और दूसरी तरफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्या कुछ अपडेट फिलहाल निकलकर सामने आ रहा है? रूपाली, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक लाम सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया और उनसे 2 AK-47 और एक पिस्टल बरामद की गई। उसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला लाम के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस वक्त खिता के अंदर जहां घने जंगलों के साथ पहाड़ी इलाका और पहाड़ी इलाके के साथ मक्की की फसल बड़ी बड़ी हुई है, वो एक चिंता का विषय जरूर बना है, जिसको देखते हुए सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन का सिलसिला बड़े पैमाने पर इस इलाके में देखने को मिल रहा है और दोनों मिलिटेंटों से 2 AK-47 और एक पिस्टल बरामद कर ली गई। उसके बाद सर्च ऑपरेशन का सिलसिला इस वक्त चलाया जा रहा है। रूपाली, बिल्कुल जमशीद, इसी के साथ अगर राजौरी की बात की जाए तो कुछ समय पहले जो है ये शांत इलाका था, दोबारा से आतंकी गतिविधियां सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ लगता है माहौल बिगाड़ने की कितनी कोशिश है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है? बिल्कुल, विधानसभा चुनाव से पहले राजौरी के अंदर माहौल बिगाड़ने की बड़ी कोशिश हो सकती है, क्योंकि घुसपैठ की कोशिश करवाई जा रही थी और आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव भी हो रहे, उसको देखते हुए सेना पहले ही अलर्ट पर है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, इन पूरे इलाकों में सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस या दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से सर्च ऑपरेशन का सिलसिला इससे पहले देखने को मिलता था। आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग और लोगों के आइडेंटिटी कार्ड भी चेक किए जा रहे थे, क्योंकि इस तरह की इनपुट लगातार सेना के पास घुसपैठ की कोशिश या मिलिटेंटों की तरफ से कोई कार्रवाई की जा सकती है, उससे देखते हुए पहले ही सेना पूरी तरह अलर्ट थी और उसी अलर्ट के चलते 2 मिलिटेंटों को लाम सेक्टर में मार गिराया गया। रूपाली, बिल्कुल जमशीद, इसी के साथ राजौरी के लाम इलाके की भी बात की जाए या राजौरी की बात की जाए, घना जंगलात वाला इलाका है, क्या कुछ चुनौतियां सेना को इस वक्त यहाँ पर आ रही हैं? क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से बात की जाए तो 24 घंटे चौकन्ना जो है सेना बल रहती है, सुरक्षा बल रहते हैं, लेकिन चुनौतियां जरूर रहती हैं, तो इस वक्त क्या कुछ देखने को मिल रहा है? रूपाली, अगर बात करें पीर पंचार रेंज की, तो पीर पंचार रेंज के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं, मगर उसके बावजूद वो चुनौतियों को पार करके अपना कार्रवाइयां करती हैं। चुनौतियां सबसे बड़ी जो रहती हैं इस इलाके में, वो चुनौती है कि एक पहाड़ी इलाके के साथ घने जंगलों के साथ इन दिनों जिस तरह मैं बता रहा हूँ
एक मक्की की फसल भी खड़ी हो चुकी है, वो एक बड़ी चुनौती है। घास बहुत बड़ा इस वक्त, ये बहुत बड़ी चुनौतियां इस वक्त रहती हैं, क्योंकि दो ही टाइम ऐसे होते हैं जब ज्यादा घुसपैठ की कोशिश की जाती है। जब बर्फबारी का सिलसिला शुरू होता है तब घुसपैठ की कोशिश की जाती है। ऐसे वक्त में घुसपैठ की कोशिश की जाती है जब घास बड़ा हो या मक्की की फसल बड़ी बिल्कुल हुई हो। जमशीद, अभी फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्या कुछ बताया जा रहा है और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, घुसपैठ की और कोशिश की जा रही है? तो पहले घुसपैठ की कोशिशों का सिलसिला अगर देखा जाए, पीर पंचाल लाइन के लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार ही देखने को मिलता है, मगर दो घुसपैठियों की खबर जिस तरह सामने आई और दोनों को मार गिराया गया, उसके बाद सर्च ऑपरेशन का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि इस तरह की कोई इनपुट है नहीं कि कोई घुसपैठिया इस तरफ दाखिल हुआ, मगर उसके बावजूद भी सेना की तरफ से सेफ जोन के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जरूर देखने को मिला, ताकि कोई अगर और घुसपैठिया तो उसको भी। बिल्कुल जमशीद, आखिरी सवाल रहेगा, विधानसभा चुनावों के चलते सुरक्षा के हवाले से राजौरी शहर की बात की जाए या फिर दूर दराज के इलाकों में क्या कुछ तैयारियां की गई है सुरक्षा बलों द्वारा? बिल्कुल वाली, सुरक्षा बलों की तरफ से विधानसभा चुनाव से पहले ही बड़ी तैयारियां पीर पंचाल रेंज के अंदर कर दी गई थी। उसकी बड़ी वजह यह है कि पीर पंचाल रेंज में पिछले कुछ अर्सा से लगातार मिलिटेंसी का ग्राफ में इजाफा हुआ था। उस ग्राफ के बढ़ते हुए देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से पहले ही इन इलाकों में कई बड़े सर्च ऑपरेशन, कई बड़े ऑपरेशन देखने को मिले हैं। इसको देखते हुए पहले से ही कंप्लीट तैयारियां कर ली थी, क्योंकि इसके बीच में एक और बड़ी चुनौती वो भी थी कि जब बाबा बूढ़े अमरनाथ की यात्रा का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि बाबा बूढ़े अमरनाथ की यात्रा राजौरी से होकर पुंछ की तरफ जाती है और पुंछ के इसी हाईवे पर, जम्मू पुंछ हाईवे पर भाटा दुनिया की बात करें, इन इलाकों की बात करें, यहाँ सेना पर मिलिटेंटों की तरफ से हमले किए गए थे, क्योंकि ये घने जंगलों के बीच से होकर हाईवे गुजरती है। चलिए जमशीद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ राजौरी के लाम इलाके की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि दो आतंकी जो है वहां पर मार गिराए जा चुके हैं और माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश है उस पर लगातार सेना प्रहार करती हुई नजर आ रही है और किसी भी आतंकी को जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ अगली खबर पर चलते हैं, जहां पर विधानसभा चुनावों के चलते जम्मू में सियासी सरगर्मियों ने जोर पकड़ लिया है। जम्मू में आज भाजपा के दो उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, जिनके साथ पार्टी के दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। भाजपा के जम्मू वेस्ट से उम्मीदवार अरविंद गुप्ता और जम्मू नॉर्थ से पार्टी के वरिष्ठ नेता श्यामलाल शर्मा आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। सांसद अनुराग ठाकुर जम्मू पहुंच चुके हैं और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग इन उम्मीदवारों के साथ मौजूद रहेंगे। जम्मू शहर में आज गहमा गहमी देखी जा रही है और इन दोनों उम्मीदवारों के शक्ति प्रदर्शन की चारों ओर चर्चाएं हो रही हैं। तो जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर विधानसभा चुनावों की तैयारियां जो है पूरे तरीके से कर ली गई हैं और प्रचार प्रसार भी चल रहा है और आज नामांकन जो है इन दो उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा। चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी बताइएगा, आज ये दो उम्मीदवार अपना नामांकन भरने जा रहे हैं, एक तरफ महासचिव तरुण चुग मौजूद रहेंगे, सांसद अनुराग ठाकुर रहेंगे, क्या कुछ लगता है भाजपा की तैयारियां कैसी हैं? बिल्कुल रूपाली, ये इनका स्टाइल रहता है भारतीय जनता पार्टी का। जब आप नामांकन भरने जाते हैं तो कोई ना कोई केंद्रीय जो लीडर है, नेशनल लीडर, वो साथ में रहते हैं। और ख़ासतौर पर अगर हम डीडीसी के इलेक्शन की बात करें, अनुराग ठाकुर मौजूद थे और वैसे ही इस बार भी अनुराग ठाकुर पूर्ण रूप से समर्पित तरीके से काम कर रहे हैं। अरविंद गुप्ता जो वेस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं और नॉर्थ से श्यामलाल शर्मा फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, दोनों ने नामांकन भरा है और उन दोनों के साथ के अनुराग ठाकुर साथ में चले हैं। तरुण चुग जो राष्ट्रीय महासचिव, जैसे आपने ऑलरेडी कहा कि राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर मामलों के प्रभारी हैं, उन्होंने भी, वो भी साथ में थे, जुगल किशोर साथ में थे, साथ में शमशेर सिंह मन्हास जो फॉर्मर एमपी हैं वो भी उनके साथ में थे और ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयत्न किया गया है और मुझे लगता है कि बड़ी गंभीरता से ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। बिल्कुल विनोद जी, इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो 57 उम्मीदवारों के नाम आ चुके हैं, इसमें से 24 के जो है वो मुस्लिम समुदाय के हैं और युवा चेहरे भी बहुत सारे हैं। क्या कुछ लगता है भाजपा की ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से इस बार विधानसभा चुनावों में काम आएगी? रूपाली, इनकी ये प्रयत्न रहता है, कोशिश रहती है कि विनेबिलिटी देखी जाए और जो पुराने चेहरे थे उनको हटाया गया है, नए चेहरों को अवसर दिया गया है। वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी के किस तरह के समीकरण रहते हैं, जातीय समीकरण कैसे रहते हैं या फिर दूसरे कैसे समीकरण रहते हैं, दूसरा उम्मीदवार जो जीतने की पोजीशन में है या जो टक्कर देने की पोजीशन में है उसका समीकरण क्या है। इन सब समीकरणों का मेल करने के बाद वो एक विनेबिलिटी देखते हैं कि कौन सा उम्मीदवार जीत सकता है, फिर उस उम्मीदवार को
हाँ, हालांकि बड़ी नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एटलीस्ट 4 से 5 लोग अपने दावेदारी कर रहे थे और एक ही उम्मीदवार को जब टिकट मिलनी है तो स्वाभाविक सी बात है रोष का सामना भी करना पड़ेगा। बिल्कुल विनोद जी, आज 2 उम्मीदवार अपना नामांकन भर रहे हैं और प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। क्या कुछ लगता है ये नए चेहरों पर जो विश्वास किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, कितनी साख जो है वो बचा के रखेगा भारतीय जनता पार्टी की इन चुनावों में? देखिए रूपाली, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो है ही है। जून 2018 को सरकार गिरी थी, उससे पहले 2014 में इलेक्शन हुए थे, तो 2024 में विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं। मीनवाइल बहुत सारे लोकल इश्यूज हैं, मीटर का इशू है, प्रॉपर्टी टैक्स का जो अभी लगा नहीं है लेकिन बनाया जा रहा है उसको इशू, ये इशू इम्पैक्ट डालेंगे। लेकिन उन इश्यूज को डिरेल करने के लिए या डिफ्यूज़ करने के लिए इन्होंने नए चेहरे उतारे हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो नए चेहरे उस पर किसी तरीके से डैमेज कंट्रोल का कोशिश करें। बिल्कुल विनोद जी, इसी में भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो काफ़ी ऐसे नेता थे जो बतौर उम्मीदवार अपना चेहरा देख रहे थे, लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिली तो नाराज़गी से पार्टी छोड़ दी। तो इसमें विपक्ष ने इसका फ़ायदा उठाते हुए एक बयान जो है वो जाहिर किया। वो ये कहा कि कहीं ना कहीं भाजपा बाद में चुनावों के निर्दलीय उम्मीदवारों से जो है सत्ता में आने के लिए साथ लेगी। तो क्या कुछ लगता है इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए रूपाली, पावर तो हर एक पार्टी चाहती है, चाहे कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, हर एक पार्टी चाहती है जो इलेक्शन लड़ती है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे पावर में आने के लिए। फिर पावर में आने के लिए आपको साम दाम दंडभेद सबका इस्तेमाल करना पड़ता है और ख़ासतौर पर निर्दलीय जो उम्मीदवार रहते हैं उनको आप आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। और हर एक पार्टी जो बड़ी पार्टी बन के आती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आती है, उसके पास बहुमत नहीं होता है तो किसी बड़ी पार्टी से हाथ मिलाने के बजाय उसकी ये चिंता रहती है कि वो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनकी कंडीशंस को फुलफिल करके उनको साथ में जोड़ ले, क्योंकि अगर बड़ी पार्टी के साथ जोड़ते हैं तो अपनी कंडीशन रख सकती है। इंडिपेंडेंट की कंडीशंस छोटी होती हैं, थोड़ी होती है, जिनको फुलफिल किया जा सकता है। ऐसा ही कोशिश भारतीय जनता पार्टी भी रहेगी, वो भी ऐसे ही कोशिश करेगी कि जो निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं उनको अपने साथ में जोड़ें। बिल्कुल विनोद जी, इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए, 2014 के चुनावों की अगर बात की जाए, तब जो है तस्वीर अलग थी। अभी जो है लोगों ने अपने मुद्दे जो है वो जाने हैं, अपने हक की बात आगे रखी है। क्या कुछ लगता है जिस तरीके से पहले लहर देखी गई थी इस बार किस तरीके से सामने आया? क्योंकि 2014 में 25 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई थी। अब क्या कुछ लगता है तस्वीर बदलेगी या किस तरीके से लोग अपने वोट को जो है उसकी वैल्यू जानकर इन पार्टीज को समर्थन करने आएंगे? देखिए, वो वाली लहर मुझे नज़र नहीं आती जो 2014 की लहर थी। आपने प्रचंड बहुमत लोकसभा में भी देखा, उससे किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में 24 से 25 सीटें ले सकती है, किसी ने कल्पना नहीं की थी। और वो लहर अब यहाँ तक रहेगी, 2024 तक काम करेगी मुझे नहीं लगता है। दूसरी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उधमपुर में मोदी मैदान में एक रैली की थी, लेकिन वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी पवन खजूरिया वो हार गए थे। अगर हम नगरोटा की बात करें, वहाँ से भी इनके उम्मीदवार हार गए थे। अगर हम बिश्नाह की बात करें, वहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जीत के आए थे। तो लहर तब भी उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाई थी। और समीकरण जरूरी रहते हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी के समीकरण है, उनको और ध्यान रखना जरूरी है। जिस तरीके से आपने कहा 2014 जैसी लहर इस वक्त नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल विनोद जी, आखिरी सवाल रहेगा, क्या कुछ लगता है अब जो प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है, इसी में ये भी कहा जा रहा है कि 14 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे समर्थन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, किस तरीके से उत्साह कार्यकर्ताओं का है, जनता किस तरीके का समर्थन, क्योंकि प्रधानमंत्री का चेहरा बतौर भाजपा के समर्थन के लिए आएगा और वो अगर बात की जाए कांग्रेस की भी रैलियां की जा रही हैं, क्या कुछ लगता है ये इम्पैक्ट किस तरीके से डालने वाला है इन चुनावों में? हाँ, 11 को मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे श्रीनगर में, 2 जनसभाएं करेंगे, एक जम्मू में एक श्रीनगर में, और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो 14 को आ रहे हैं और आज उस जगह पे आ रहे हैं जैसे 3 डिस्ट्रिक्ट एक साथ वो कवर कर लेंगे।
हमारा किश्तवाड़, बड़िहाल, डोडा और रामबन, ये तीनों जिलों को वो एड्रेस कर लेंगे। वहाँ पे वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे और इन तीनों जिलों में कोई ज़्यादा छेड़खानी नहीं की गई है कैंडिडेट्स को लेकर के। कैंडिडेट्स पुराने ही फेस हैं। एक तो जो सीट ओपन हुई है रामबन वाली, उसमें कैंडिडेट चेंज किया, एक नई सीट बनी है किश्तवाड़ वाली, उसमें कैंडिडेट चेंज किया, शगुन को रखा गया है। तो वहाँ पर ज़्यादा स्टेक लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। वहाँ से अगर कुछ सीटें आती हैं तो पार्टी और मजबूत होगी, इस पोजीशन में बन सकती है पार्टी कि वो किसी के साथ मिलकर के सरकार बना सकती है। चलिए विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ अगर बात की जाए विधानसभा चुनावों की तो सरगर्मियां तेज है, जिसमें आज भाजपा के जम्मू वेस्ट से उम्मीदवार अरविंद गुप्ता अपना नामांकन भरेंगे और जम्मू नॉर्थ से अगर बात की जाए तो वरिष्ठ नेता श्यामलाल शर्मा अपना नामांकन भरने जा रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग भी शामिल होंगे। तो इसी के साथ अगली खबर पर बढ़ते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी की गई उम्मीदवारों की छठी सूची पर विवाद बन गया है। छठी सूची में उधमपुर में बनाई गई नई विधानसभा यानी उधमपुर ईस्ट से आरएस पठानिया को उम्मीदवारी दिए जाने से भाजपा का ही एक खेमा नाराज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता पवन खजूरिया और उनके समर्थक आरएस पठानिया को टिकट दिए जाने से पार्टी हाईकमान के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। सूत्रों की माने तो पवन खजूरिया भाजपा के खिलाफ बगावत करते हुए उधमपुर ईस्ट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। विधानसभा चुनावों के चलते ये तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर नेता नाराज होते हुए नजर आ रहे थे और फिर से उधमपुर से भी इसी तरीके का अब टिकट को लेकर प्रदर्शन देखा जा रहा है। चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ किशोर जुड़ चुके हैं। किशोर, बताइएगा, विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो टिकट वितरण को लेकर शुरू से ही घमासान जो है पार्टियों में मचा हुआ है, क्या कुछ अब उधमपुर में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल छठी जो लिस्ट जारी भाजपा द्वारा की जाती है, जिसमें आरएस पठानिया का जो है वो ईस्ट से नाम आता है, जो पवन खजूरिया के चाहने वाले थे उनकी तरफ से जो है वो एहतजाज और प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन आज एक अहम बैठक जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो पवन खजूरिया के चाहने वाले हैं, अगर आप फुल स्क्रीन छोड़ें, ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, ये पवन खजूरिया के चाहने वाले कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हैं। पवन खजूरिया खुद यहाँ पे पहुंचे हैं। अब यहाँ से क्या फैसला लिया जाता है, लेकिन कल हमने ये शाम होते होते जब देखा, जैसे ही आरएस पठानिया का नाम जो है वो सामने आता है, जो पवन खजूरिया के समर्थन थे उनकी तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है वहां पे जो है वो प्रदर्शन किया जाता है। प्रदर्शन उन लोगों के खिलाफ किया जाता है जो भाजपा के बड़े नेता हैं। लेकिन ये तस्वीरें हम आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे जो हजारों की तादाद में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं यहाँ पे पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरह से ये जो विधानसभा ईस्ट का विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे ये अड़कलें लगाई जा रही थी, ये पूरी तरह से स्पष्ट किया जा रहा था कि इस बार जो है वो ईस्ट विधानसभा क्षेत्र से जो है वो पवन खजूरिया को जो है वो भाजपा द्वारा टिकट दी जाएगी। लेकिन जो ये फैसला आता है उसके बाद जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, जो पवन खजूरिया के चाहने वाले थे, तो उनकी तरफ से जो है वो पवन जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय है वहां पे जो है वो धरना प्रदर्शन किया जाता है। क्या कुछ लगता है बतौर उम्मीदवार जो अब आरएस पठानिया को उम्मीदवारी के तौर पर खड़ा किया गया है भारतीय जनता पार्टी से, और पवन खजूरिया ने अब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ने के लिए जो निर्णय लिया है, वोट कितने अब बढ़ सकते हैं उधमपुर में? क्योंकि समर्थन की अगर बात की जाए, तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं और काफी लोग जो है इनको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ लगता है अब चुनावों में किस तरीके से वोट का बंटवारा हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए ये जो ईस्ट की विधानसभा क्षेत्र है, कुछ जो इसकी पंचायतें हैं ये सिटी के अंदर पड़ती हैं। अगर जिस तरह से हमने ये देखा कि इसका नुकसान जो बेस्ट की सीट है उस पर भी हो सकता है, जो जनैनी गोडी की सीट है उस पर भी हो सकता है। किस तरह से ये लग जो यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता हैं यहाँ पे पहुंचे हैं और उनका ये कहना है कि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, अभी तक कोई भी पवन खजूरिया की तरफ से इस तरह का फैसला अभी तक सामने नहीं आया है कि क्या वो आजाद उम्मीदवार खड़े होंगे। लेकिन ये अहम बैठक रहने वाली है। जिस तरह से अभी पवन खजूरिया यहाँ पे मौके पर पहुंचे हैं, अब क्या फैसला उनकी तरफ से आता है ये कुछ देर के बाद ही पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं उनमें जो है वो काफी गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि पार्टी की तरफ से एक तरफ ये कहा गया, जो पवन खजूरिया थे उनको ये कहा गया कि आप ग्राउंड पे जाएं, आप कार्य करें। लेकिन उसके बाद ये जो बिल्कुल किशोर, वहां पर पवन खजूरिया क्या मौजूद है? अगर है तो उनके उम्मीदवारों या कार्यकर्ताओं से बातचीत करिए और क्या कुछ कहना है वो भी बताइए जनता को।
बिल्कुल, देखिए पहले मैं आपको स्टेज दिखाता हूं। पवन खजुरिया जो है वो स्टेज पे बैठे हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे देखिए पंडाल पूरी तरह से ये एक निजी पैलेस है, यहाँ पे महिलाओं के साथ साथ काफी जो उनके चाहने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से ये भी विधानसभा क्षेत्र से जो है वो उम्मीदवार है, लेकिन कुछ कार्यकर्ता हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, देखिए मैं हम बात करना चाहेंगे। सेठी, क्या कहेंगे कि जिस तरह से आप समर्थन जो है वो पवन खजुरिया के समर्थन यहाँ पे पहुंचे, क्या फैसला आपका लास्ट में? फैसला जो जनता जनार्दन करेगी, हमारा वही फैसला होगा। जो हमारा नेता पवन खजुरिया जी फैसला करेंगे, हम उसी पे अटल रहेंगे और उनके साथ मरते दम तक चलते रहेंगे। जिस तरह से वो लिस्ट जारी की गई है, आरएस पठानिया को जो है वो उम्मीदवार लिस्ट द्वारा किया, अगर ये फैसला वापस नहीं होता तो क्या जो खजुरिया के चाहने वाले हैं, क्या आजाद उम्मीदवार भी जो है पवन खजुरिया हो भी सकते हैं? मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जनता जनार्दन फैसला करेगी। जो भारी तादाद में लोग आए हुए हैं, हम उनके फैसले का सत्कार करेंगे और जो जैसे हमारे पवन खजुरिया जी फैसला करेंगे। मगर एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने हेलीकॉप्टर टिकटें बांटी है, उसके विरोध में ये प्रदर्शन हम सब कर रहे हैं। और मगर एक बात है, जिसने अगर हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर को भी अगर टिकट दी जाती तो हम उसके साथ पूरा समर्थन करते। हम देखो टिकट दिए जो ब्लैकमेल करते हैं, जो खुले मंच से भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकमेल करते हैं। चलिए किशोर, तो बताइए क्या कुछ कहना है इन समर्थकों का, किस तरीके से ये प्रदर्शन जो है चल रहा है? अब क्या कुछ लगता है कि पवन खजुरिया किस तरीके से अब इन चुनावों में सामने आएंगे, क्योंकि नाराजगी जो है वो भाजपा से साफ तौर पर देखी जा रही है? बिल्कुल, देखिए इनका फैसला ये है कि जब तक जो है पवन खजुरिया स्टेज पर जो है वो भाषण नहीं देते, उनका क्या फैसला होगा। लेकिन उनका ये कहना है कि जिस तरह से यहाँ पे जो पवन खजुरिया की तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया। चलिए किशोर, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भाजपा की टिकट वितरण को लेकर एक बार फिर से घमासान जो है वो शुरू हो गया है। जहां पर उधमपुर की बात की जाए तो आरएस पठानिया को बतौर उम्मीदवार उतारने के बाद जो है पवन खजुरिया साफ तौर पर नाराज है, और ये अब देखना है कि क्या कुछ उनका फैसला होगा इस प्रदर्शन के बाद। इसी के साथ अगली खबर पर चलते हैं। डोडा में साल 2008 में बनी एक सरकारी बिल्डिंग मौजूदा समय में कबाड़ खाने में तब्दील हो गई है। इस बिल्डिंग का निर्माण यातायात पुलिस के लिए किया गया था, लेकिन आज आलम यह है कि इस पर कबाड़ियों ने कब्जा कर रखा है और अब ये धीरे धीरे खंडरों में बदल रही है। स्थानीय लोगों की माने तो ये बिल्डिंग बनाने पर कुछ समय के लिए यातायात पुलिस के अधिकारी यहां बैठे थे, लेकिन उसके बाद ये बिल्डिंग खाली कर दी गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सरकारी बिल्डिंग का क्या कुछ हाल है, और यातायात पुलिस के लिए यानी कि ट्रैफिक पुलिस के लिए ये बिल्डिंग जो है वो बनाई गई थी, और अब ये बिल्डिंग खंडर में तब्दील हो चुकी है। चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ डोडा से हमारे संवाददाता विकास जुड़ चुके हैं। विकास, बताइएगा, एक तरफ डोडा से पहले खबरें सामने आ रही थी कि एआरटीओ के लिए बिल्डिंग नहीं है, दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस के लिए बिल्डिंग बनाई गई है, तो ये हालत है, इस कबाड़खाना जो है इस बिल्डिंग का बनता जा रहा है। जी हाँ, ये डोडा का बागेरनी एरिया है, यानी जो नेशनल हाईवे डोडा से जम्मू या किश्तवाड़ की ओर कनेक्ट होता है, बिल्कुल हाईवे के साथ में ये बिल्डिंग जो है वहां पर बनाई थी 2008 में, और उसके बाद जो है इस बिल्डिंग की कोई भी देख रेख नहीं की गई, और आज जो है वहां पर कबाड़ वाले लोग जो है इस पर कब्जा कर चुके हैं। और इस बिल्डिंग की क्या खस्ता हालत की है इन तमाम लोगों ने वहां पर, क्योंकि इस बिल्डिंग को वहां से डिपार्टमेंट छोड़ के चला गया। 2008 में इसके ऊपर पूरा पैसा लगाने के बाद इस बिल्डिंग को खड़ा किया गया, लेकिन आज के समय में ट्रैफिक विभाग के पास अपनी कोई भी बिल्डिंग नहीं है, लेकिन वो जो है इस जगह पर बैठ सकते थे और पूरे इस एरिया को जो है मॉनिटरिंग कर सकते थे। लेकिन लगातार इस तरह के मामले डोडा में सामने आ रहे हैं, चाहे फिर आरटीओ ऑफिस डोडा में जो है प्राइवेट कॉम्प्लेक्स में है, यानी किसी के पास भी दे सकते थे। लाखों के पैसे का किस तरह से नुकसान किया है, ये तमाम तस्वीरें बयां कर रही है। तो बिल्कुल विकास, जिस तरीके से पहले भी ये सवाल उठा कि आरटीओ की जो बिल्डिंग है वो प्राइवेट बिल्डिंग में, जो ऑफिस है वो प्राइवेट बिल्डिंग में रखा गया है, सरकारी बिल्डिंग देने के बावजूद भी अगर ट्रैफिक पुलिस अपना काम वहां से नहीं चला रही, तो फिर आखिरकार क्या कुछ कहेंगे प्रशासन के लिए? क्योंकि बिल्डिंग तो सरकार द्वारा दी गई है, लेकिन क्या कुछ कारण है कि ट्रैफिक विभाग इस बिल्डिंग से अपना काम नहीं कर रहा?
बिल्कुल नेशनल हाईवे के साथ में था और हजारों लोग जो है इसी रास्ते से चलते हैं। अगर यहाँ पर आरटीओ ऑफिस खोल दिया जाए तो लोगों के लिए आसानी हो जाएगा, क्योंकि एक तो आरटीओ ऑफिस, जब वहां पर आरटीओ अफसर कोई बैठेगा वो जो है निगरानी डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से रखेगा, जहां पर सिटी में किस तरह से एरिया जो है बिल्कुल कंजेस्टेड वाला है और बिल्कुल यहाँ आसपास लोगों को पार्किंग के लिए जगह नहीं है। अगर यहाँ पर ये तमाम चीजें रखी जाए, क्योंकि अगर आपने इतनी लाखों का पैसा खर्च करके यहाँ पर बिल्डिंग बनाई है और उसके बाद इस तरह से कुबाड़ वाले लोगों के लिए छोड़ दिया है, काफी हैरान करने वाला ये मामला है। और इसके ऊपर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को संज्ञान लेना चाहिए ताकि इस बिल्डिंग को दोबारा से रिपेयर कर दिया जाए और किसी डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया जाए, या फिर ट्रैफिक विभाग के, या फिर आरटीओ ऑफिस यहाँ पर खोल दिया जाए ताकि ये दोबारा से फंक्शन कर सके और लोगों को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। चलिए विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ डोडा से एक खबर सामने आ रही थी जहां पर यातायात पुलिस के लिए बनाई गई ये बिल्डिंग अब कबाड़ खाने में तब्दील हो चुकी है और कबाड़ खाने में तब्दील होने के बाद साफ तौर पर इस पे कबाड़ियों ने कब्जा कर लिया है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर किस तरीके से संज्ञान लेती है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।